हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम 8th क्लास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। मतलब जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगते हैं तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों में ढक जाती है। इन धब्बों को अपवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई दी होगी। वो जो दिखाई दी होगी वो हमारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव को हम यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं। मुख्यतः सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं ये? कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु। ये आप हम देख सकते हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। क्या करते हैं? वो परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। क्या करते हैं? जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। विषाणु, विषाणु जो कि 2.5 में दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे हैं विषाणु। आप ये देख सकते हैं, ये दिखा रहा है हमारा जो चित्र 2.5, ये हमारे क्या है? विषाणु है। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु का चित्र आपने देख रखा है, 2.5 में दर्शाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लूएंजा, फ्लू एवं अतिरिक्त खांसी विषाणु द्वारा होता है। ये जो जुखाम और फ्लू और खांसी, ये कौन से वायरस के द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा ही होता है। जो पोलियो और जो खसरा रोग होता है, उसके विषाणु के द्वारा ही होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होता है। मतलब जो अतिसार और जो मलेरिया होता है वो हमारे प्रोटोजुआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होता है। जो टाइफाइड और क्षय रोग और टीबी जो होते हैं, ये बीमारी जो होती है, ये हमारे जीवाणु के कारण होता है। आप ये देख सकते हैं, स्पाइरल जीवाणु, क्षारनुमा जीवाणु, मोनारास जीवाणु, शैवाल, स्पाइरोगायरस शैवाल, अमीबा। अब प्रोटोजोआ के बारे में दिखा रखा है, ये हमारा अमीबा और ये हमारा पैरामीशियम। अब कवक के बारे में दिखा रखा है ये चित्र, राइजोपस, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड,
पेंसिलियम, और ये दिखा रखा हमारा एस्परजीलस एस्पेरजिलस एस्पेरजिलस। अब बता रखा हमारे को कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे मित्र कैसे होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग है दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसका उपयोग हम दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए भी करते हैं। प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। जो अल्कोहल होता है नशीले पदार्थ, ये हमारे प्राचीन काल से ही जो सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। मतलब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग सूक्ष्म जीव का किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियां के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जो ये हमारे अवशिष्ट होते हैं, इनका भी जो अपघटन होता है वो जीवाणु द्वारा ही होता है। जीवाणु हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। जो ये हमारे जीवाणु वो हानि रहित, मतलब जिससे हानि नहीं होते, वो पदार्थ हमारे जीवाणु अपघटन करके बनाते हैं। जीवाणुओं का प्रयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मैदान उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। मतलब जीवाणु का प्रयोग हम दवाई बनाने के लिए भी और कृषि की उर्वरता में, मतलब खेत की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भी हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उसके बाद है हमारे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। मतलब सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होता है जिसके अंदर है कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय में क्या आते हैं, कई शैवाल होते हैं एवं कवक होते हैं। मतलब कई शैवाल होते हैं और कवक जो होते हैं वो हमारे बहुकोशिकीय में आते हैं। बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकाश की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव जो है ये मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव है ये मनुष्य के साथ साथ और भी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं। मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। लेकिन जो कुछ जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे अमीबा। इसका उदाहरण है जो स्वतंत्र रूप से जो पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं, वो उसका उदाहरण दिया गया है अमीबा। जैसा सूक्ष्म जीव अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। जो अमीबा होता है वो सूक्ष्म जीव जो है जो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। मतलब जो अमीबा है वो हमारे अकेला रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु जो है वो किसमें रहते हैं, समूह में रहते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक और कुछ हानिकारक जीवाणु के रोगों के कारण हैं। मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले बता चुके हैं कि जो सुमित्र एवं सूक्ष्म जीव की, उसमें ब्रेड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए और केक बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं।
और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। मतलब दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका जो होती है सूक्ष्म जीव, वो एक नाम है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये नामक जीवाणु बहुत प्रमुख होते हैं, जो दही को दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो दूध को दही में परिवर्तित जो करता है, उस जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर देता है, मतलब वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रावा, सूजी, इडली एवं भुट्टे का एक महत्वपूर्ण संगठन क्या है? दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे एवं किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। मतलब जो यीस्ट जो होते हैं और जीवाणु जो होते हैं, वो चावल के आटे एवं किण्वन में सहायक होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? हमारा इडली एवं डोसा बनाया जाता है। उसके बाद है यह गंध अल्कोहल की होती है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। मतलब अल्कोहल में जो चीनी मिलाते हैं और जो अल्कोहल में जो चीनी मिलाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहती है? किण्वन कहलाती है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। मतलब सूक्ष्म जीव का हम दवाई में भी उपयोग करते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। मतलब आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कैप्सूल देते हैं और प्रतिजैविक गोली देता है। और इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होता है। मतलब जो आपको ये इंसुलिन और गोली देते हैं, ये इसके अंदर क्या होता है? सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। मतलब जो आपको प्रतिजैविक गोली दी जाती है और कैप्सूल दी जाती है, उसके अंदर जो उसमें ऐसे जीवाणु डाले जाते हैं, मतलब उस ऐसे जीवाणु का उपयोग किया जाता है जिससे कि वह जो सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं। मतलब ऐसे चीज डाला उसके अंदर सब प्रयोग किया जाता है, ऐसे चीज का प्रयोग किया जाता है उस गोली के अंदर, जो कि सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं और उसे वृद्धि करने के लिए रोक देते हैं। मतलब उन्हें वृद्धि नहीं होने देते हैं। इस प्रकार की औषधियाँ प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक कहलाती है। क्या कहती है? एंटीबायोटिक कहलाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। मतलब एंटीबायोटिक मतलब जो दवाई है उसका उपयोग, मतलब दवाई जो बना रहे हैं आजकल, जीवाणु और कवक के प्रतिजैविक औषधियाँ उत्पन्न की जा रही है। मतलब जीवाणु से और कवक से क्या किया जा रहा है? आज के समय में दवाई बनाई जा रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन
टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। इसके नाम दे रखे, उदाहरण दे चुके हैं कि इसके अंदर इसका उपयोग प्रतिजैविक का किया जाता है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ये जो दे रखा है स्ट्रेपटोमासिन और टेट्रासाइक्लिन, इसका जो है जीवाणु से और कवक से इसमें उपयोग किया जाता है। इस प्रतिजैविक का बनाने में इस जीवाणु और कवक का उपयोग किया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्ती पर हरे रंग का फफूंद छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार के फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। मतलब इसमें बताया एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि जीवाणु पे मतलब एक तरह से प्रयोग कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि जो फफूंद है उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु को मार डालते हैं, मतलब मार डालते हैं जीवाणु को फफूंद, और उससे क्या बनता है, पेनिसिलिन बनाई जाती है। और सूक्ष्म जीव का हम खेतीबाड़ी में भी उपयोग करते हैं, जैसे बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग भी किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती, और फलों की रस में उपस्थित प्राकृतिक जो शर्करा होता है उसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो यीस्ट एक जीवाणु है उसका उपयोग किया जाता है, और शराब के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है बनाने की प्रक्रिया में। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। मतलब पशु आहार में भी और कुक्कुट आहार में भी क्या मिलाया जाता है, प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचय को रोकना होता है। मतलब उनके प्रतिजैविक में भी ये मिलाया सूक्ष्म जीव को मिलाया जाता है, प्रतिजैविक को मिलाया जाता है, जिससे कि वे संचालन रोका जाए, मतलब सूक्ष्म जीव उनको अटैक ना करे, इसलिए प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। टीका वैक्सीन कार्य करता है। टीका वैक्सीन कार्य करता है हैजा 6, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारी को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसको भी हम टीके से, जो टीका होता है उसके द्वारा उसे हम खत्म कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे थे इसमें। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे, और जैसा कि सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। टीके के निकट अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। मतलब जो टीका होता है वो निकट अस्पताल में उपलब्ध होता है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। जो पोलियो जो ड्रॉप होता है वो भी एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था। मतलब चेचक के जो विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। जिससे क्या हुआ,
अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब खत्म हो गया वो। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पन्न बड़े स्तर पर किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव से आजकल टीका बनाया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। मतलब जो मनुष्य और जंतु को इस रोग टीका से जो रोग हो जाता है उससे बचाया जा सकता है। वैक्सीन टीका, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या करता है? उससे हमें हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण करता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्रवेश कर लेता है तो हमारा जो शरीर है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और उससे लड़ता है। और अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसके अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा हो जाता है। मतलब यदि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं तो हमें डॉक्टर मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में डालते हैं जिससे कि हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत हो जाती है और उस रोग से हम लड़ सकते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूरी है। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहले मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब उसके बाद है हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव। आपने पहले पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक थे और हमारे सभी मनुष्य के जीवन में उसका बहुत उपयोग था, लेकिन कोई भी चीज़ होता है उसके दो हानिकारक और लाभ दोनों ही होते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव भी हमारे जीवन में हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी सिद्ध हो सकते हैं। अब हम सूक्ष्म जीव के हानिकारक मतलब सूक्ष्म जीव कैसे हानिकारक होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तु में संदूषित कर देते हैं। मतलब जो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन में होते हैं और कपड़े में होते हैं और चमड़े का जो भी सामान होता है उसमें होते हैं। उसके बाद है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय द्वारा, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीव कैसे अंदर प्रवेश करते हैं। वो पानी के द्वारा भी कर सकते हैं, जब हम पानी पीते हैं, भोजन के द्वारा भी हो सकता है और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे श्वास नली के द्वारा भी प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अर्थात कार्य संपर्क द्वारा फैल जाती है। मतलब यही बताया गया है कि जो सूक्ष्म जीव है हमारे में वायु द्वारा भी जा सकते हैं, जल द्वारा भी जा सकते हैं और यदि एक संक्रमित व्यक्ति है तो हम उसके संपर्क में जाते हैं तो उससे भी हम
वह पीड़ित हो सकते हैं, मतलब हमारे में वो प्रवेश कर सकते हैं। भोजन संचरणीय रोग कहलाते हैं। जो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, ये सारे रोग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोग कुछ उदाहरण हैं, जैसे मतलब वो सूक्ष्म जीव जो रोग जो हमारे एक स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, उसके उदाहरण हैं जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम और क्षय रोग, ये हमारे इसके उदाहरण हैं। जब जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म जीव बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु भी वायु में आ जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। तो मतलब ये बताया गया है कि जब एक पीड़ित व्यक्ति जिसको जुकाम है वह छींकता है तो उससे जो छींकने के दौरान उसमें कई विषाणु बाहर निकलते हैं जो वायु में प्रवेश कर जाते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो सांस के द्वारा वह उस विषाणु को अपने अंदर प्रवेश कर लेता है और वह भी सर्दी या जुकाम से पीड़ित हो जाता है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक होते हैं। मतलब कुछ कीट एवं जंतु भी ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक होते हैं, मतलब पहुंचाने का कार्य, सूक्ष्म जीव को अंदर शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। जो घरेलू मक्खी है वो इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उससे उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी गंदगी में बैठती है उसमें जीवाणु उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो जीवाणु का स्थानांतरण संभव है। मतलब जब हम खाना खाते रहते हैं और हमारा खाना मतलब खुला हो, ढका ना हो, तो वह जो मक्खी है वह गंदगी से आई है, उसके शरीर पे जीवाणु लगे होते हैं और सूक्ष्म जीव लगे होते हैं, जो हमारे खाने में आके वो बैठती है तो हमारे खाने में वो स्थानांतरित हो जाती है, और उससे जो व्यक्ति उस खाने को खा लेता है उससे वो बीमार हो जाता है। सॉरी बच्चों। उसके बाद है खाने में बचाना चाहिए। मादा एनीफिलीज मच्छर इसका एक उदाहरण है। क्या है? इसका एक उदाहरण है जो हमारे मतलब वायरस को फैलाता है, जो मतलब हमारे खाने को खराब करता है और हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाता है, वो मादा एनीफिलीज इसका एक उदाहरण है। मादा एंडीज मच्छर डेंगू के वायरस का एक वाहक है। जो डेंगू जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? एंडीज मच्छर के। मादा एंडीज मच्छर जो होता है उससे काटने से हमारे को क्या हो जाता है? डेंगू वायरस हो जाता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? मादा एनीफिलीज मच्छर, ये आप चित्र में देख सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जो सभी मच्छर किस में होते हैं आपको पता ही है, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं छोड़ना चाहिए। और टायरों इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे कूलर में, टायरों में और फूलदानों में, ये सब में हमें पानी को एकत्रित नहीं होना देना चाहिए। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मतलब मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? जैसे क्षय रोग। क्षय रोग में क्या होता है? उसमें जीवाणु होता है, वो हमें कहाँ से मतलब हमारे शरीर में कहाँ से सब प्रवेश करते हैं? वो हमारे वायु से प्रवेश करते हैं। ऐसे ही दूसरा है खसरा, वो भी वायरस होता है उसमें, और ये हमारे कहाँ से संचालन होता है? वायु से होता है। ऐसी है चिकन पॉक्स, ये हमारे इसके अंदर भी कौन से रोग होते हैं? रोग कारक होते हैं, वायरस होते हैं। और पोलियो में क्या होता है? इसमें भी वायरस होता है।
चिकन पॉप में वायु से सीधे संपर्क में आते हैं, इसमें भी वायु और जल से। मतलब पोलियो में क्या होता है, वायु और जल से होते हैं। मतलब और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये बीमारी मतलब हो रखा है उसको अन्य व्यक्ति जो स्वस्थ है उससे दूर रखना चाहिए। और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, मतलब जिसमें वो खाना खाता है उस चीज़ वो बर्तन को हमें अलग रखना चाहिए, और जिस चीज़ का वो उपयोग कर रहा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। मतलब और उचित समय कर उस समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो चुकी है, मतलब जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो, इसको उस व्यक्ति को तुरंत समय से पहले समय जल्दी से उसे टीकाकरण कराना चाहिए, मतलब टीकाकरण लेना चाहिए। हैजा, टाइफाइड, इसमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जल और भोजन में ये जो स्थानांतरित होते हैं वो संचलन कहाँ से होता है, जल और भोजन से होता है। इसके उपाय क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतें को अपनाना, मतलब स्वच्छ रखे अपने आप को और स्वस्थ रहे, और भली भांति पके भोजन खाए, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करे। ऐसी है हेपेटाइस हेपेटाइसिस ए। हेपेटाइसिस हेपेटाइटिस ए, इसमें क्या होता है, वायरस होता है, और ये जल जल से मतलब स्थानांतरित, संचय कहाँ से होता है, जल से होता है। इसमें क्या करना चाहिए, उबले हुए पेयजल पीना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया ये होता है प्रोटोजुआ से होता है, मच्छर के काटने से होता है। और मतलब ये मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पानी इकट्ठा है उसे पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए। इसके उपाय हैं बचने के। जंतु में रोगकारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन दूसरे जंतु में भी रोग के उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों दोनों में मतलब भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में और मवेशियों मतलब जंतु में दोनों में क्या करते हैं, एंथ्रेक्स जो एक बीमारी है ये उत्पन्न हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये रोग है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो है रोग कौन से जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। गाय 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 में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस होता है। इसके अंदर गाय का खुर और रोग में वायरस होता है। रोबोट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स का रोग का एक कौन सा एक कारण है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं, अनेक सूक्ष्मजीव जैसे गेहूँ चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव जो होते हैं जो चावल, गेहूँ और गन्ना, संतरा, सेब इस पौधे को क्या करते हैं, रोग को कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब रोग हो जाता है इन फसल को, तो जो उपज होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। नींबू के कर, इसमें क्या होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं। और संचालन का तरीका कहाँ से होता है, वायु। गेहूँ की यष्ट सॉरी गेहूँ रस्ट कहाँ कहाँ इसमें कौन से जीवाणु होते हैं, ये होते हैं कवक। वायु एवं बीज, संचालन का तरीका क्या है, वायु एवं बीज। भिंडी की पीत, भिंडी की पीत में कौन सा होता है, सूक्ष्म जीव वायरस होता है। और ये कहाँ से संचालन का तरीका क्या है, कीट। खाद विषा विषाक्तता, खाद विषाक्तन
मतलब बताया गया इसके अंदर, बूझो के एक मित्र ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। मतलब इसमें बता रखा है कि एक बूझो है और उसको उसके मित्र ने आमंत्रित किया था पार्टी में। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, ठीक है। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। अस्पताल में जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषमता के कारण होने वाली स्थिति है। ये क्या है? एक खाद्य विषमता का एक होने वाला एक स्थिति है। जीवाणुओं द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषांतता हो जाता है। मतलब विषांतता क्या होता है? जब सूक्ष्म जीव से संदूषित, मतलब जिस जिस भोजन के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं और उसे हम खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्तन बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। मतलब ये जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उससे विषाक्तन हो जाता है और हमें वह बीमार कर देते हैं। खाद्य परिरक्षण, मतलब खाद्य का परिरक्षण, मतलब खाद्य को हम कैसे सुरक्षित रखें। पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इसे क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। नमक और खाद्य अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अचार बनाने में करते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती। जिससे मतलब जो नमक का उपयोग इसलिए करते हैं हम अचार बनाने के लिए, जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो, वृद्धि ना हो, इसलिए। सोडियम बेंजोएट अथवा तथा सोडियम सल्फाइड, जो मेटाबाइसल्फेट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परीक्षक है। मतलब ये रसायन बताया गया, ये केमिकल होते हैं, इससे हम अचार को अच्छे सुरक्षित रख सकते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, मतलब नमक के द्वारा भी हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। मतलब बहुत समय से नमक का उपयोग किया जा रहा है, मतलब जो मांस का और मछली का सुरक्षित रखने के लिए। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। मतलब जब नमक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आम को मतलब सुरक्षित रखने के लिए, आंवला को और इमली को सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है चीनी का परिरक्षण। मतलब चीनी से कैसे हम किसी चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब परिरक्षण रख सकते हैं। जैम, जेली एवं वैस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जो जैम और जेली होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चीनी का उपयोग करते हैं। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है। जो चीनी का उपयोग करते हैं तो उसमें खाद्य जो पदार्थ होती है उसमें नमी की कमी हो जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु को वृद्धि से नियंत्रण रोकता है। मतलब जो खाद्य में जो हम चीनी का उपयोग कर देते हैं तो उसमें जो खाद्य विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको नियंत्रण मतलब वृद्धि होने से वह रोक देता है। तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। मतलब जब तेल का और सिरके का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि जीवाणु उससे मर जाए। जो इसका अचार बनाते समय में हम तेल और सिरके का इसलिए उपयोग करते हैं ताकि जो जीवाणु उसके अंदर है वो मर जाए।
सब्जियां, फल और मछली मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए, फल मछली मांस का सुरक्षित रखने के लिए हम तेल और सिरके का उपयोग करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। जो पाश्चीकृत जो दूध होता है वह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसे भंडारण कर देते हैं। ऐसा करके सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने, वैज्ञानिक नाम के एक जो लुई पास्चर से उन्होंने बताया था, ये विधि को उन्होंने दिया था। इसे पाश्चीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस विधि को? क्या कहा जाता है? पाश्चीकरण कहा जाता है। मतलब चीनी का दूध को उबाल करके रखना 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, जब गर्म करके उसको ठंडा कर देते हैं उसके बाद उसे भंडारण कर देते हैं, तो उसे ठंडा करके भंडारण कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चीकरण कहा जाता है। इससे भी हम दूध को लंबे समय के लिए रख सकते हैं सुरक्षित। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए जा गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। मतलब आजकल जो सब्जी और मेवे जो होते हैं वो आजकल पैकेट के अंदर पैक करके उसे बेचे जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव से सुरक्षा होती है। क्यों उसमें सुरक्षित रहते हैं? आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक गैस भरी होती है। उस गैस का नाम पता है आपको क्या होता है? उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के गैस के द्वारा भी हम किसी चीज को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब उसको खराब होने से बचा सकते हैं। मतलब चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, उससे भी चिप्स खराब नहीं होता। उसके बाद है हमारा 2.7 नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, आपको पता ही है, और ऑक्सीजन हमारे पास 21% है, 21%। नाइट्रोजन सभी सजीव का आवश्यक घटक है। तो नाइट्रोजन जो है वो सभी जीव का आवश्यक क्या है? घटक है। प्रोटीन पर्णरहित क्लोरोफिल न्यूनीकरण एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करके सीधे नहीं रह सकते। मतलब जो पौधे और पौधे जो है सीधा नाइट्रोजन का जो उपस्थित है उसको सीधा उपयोग हम नहीं करते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी नाइट्रो यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषित में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु इसके प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीय यौगिक प्राप्त करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हमारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो तरित्र द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। उसके बाद वह तरित्र होने के बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का वो यौगिक बना देते हैं। उसके बाद जब वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है। उसके बाद वो परिवर्तन हो जाता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का के यौगिक
यौगिक, उसके बाद है पौधे का अवशोषण। उसके बाद जो ये सारा प्रक्रिया हो जाता है तो पौधे उसे क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद है फिर जंतु द्वारा पौधों का को खाना। जो पौधों को वो अवशोषित इतने सारे प्रक्रिया होती है इतनी, उसके बाद है नाइट्रोजन को पौधे अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद है जंतु से पौधे को खा जाना, मतलब खा जाते हैं। उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अप, अप, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाता है। मतलब जो पौधे मतलब नाइट्रोजन को लिए थे, फिर नाइट्रोजन का उपयोग करके वो अवशोषण करके वे बड़े होते हैं और जंतु उन्हें खा जाते हैं। उसके बाद खाने के बाद वो उत्सर्जन करके मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। मतलब ये सारा प्रक्रिया होता है नाइट्रोजन चक्र में। और फिर वापिस मतलब जो नाइट्रोजन चक्र, मतलब जो नाइट्रोजन वायुमंडल से आया था वह पूरे घूम फिर के फिर से कहा जाता है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में स्थिर हो जाता है। इसलिए हम आगे हैं, पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधे और जंतु जो होते हैं मृत्यु के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक का उपयोग नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब सारी प्रक्रिया होती है, वायुमंडल से वो होता है, उसके बाद दरिद्र होता है, नाइट्रोजन अवशोषण करने के बाद गैस में फिर से परिवर्तित हो जाता है, वायुमंडल में चल जाती है। परिमाणता परिणामता वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। मतलब शुरुआत में नाइट्रोजन वायुमंडल से स्थिर होता है, उसके बाद फिर दरिद्र हो जाता है। मतलब सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर से जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में ही हो जाता है, मतलब आ जाता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और इसी के साथ जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथियाँ, वो मतलब पौधे भी इस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। मतलब ये प्रक्रिया जो है नाइट्रोजन चक्र हमेशा चलता रहता है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये जो वीडियो है इसको शेयर करें और अच्छी अच्छी लाइक करें। फिर बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।